नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारत की विस्मयकारी और विविध स्थलाकृतियों के एक बेहद रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। कहीं ऊंचे बर्फीले पहाड़ तो कहीं चिलचिलाती रेत और कहीं गहरे समंदर। भूगर्भीय रूप से देखा जाए ना तो भारतीय उपमहाद्वीप भौतिक भिन्नताओं का एक बहुत ही शानदार खजाना है। इस विशाल प्राकृतिक विस्तार को देखिए। ये साफ दिखाता है कि हमारा भूभाग वास्तव में कितना बड़ा और विविध है। इसी के सहारे उत्तर से लेकर दक्षिण तक हम एक अविस्मरणीय यात्रा शुरू करने वाले हैं और भारत की भूमि के एक एक रहस्य को खोलने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इसमें गहराई से गोता लगाते हैं। हम इस पूरे भौतिक स्वरूप को 6 मुख्य हिस्सों में बांटकर समझने वाले हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और हमारे द्वीप समूह। मानकर चलिए कि ये 6 हिस्से असल में एक विशाल भूगर्भीय पहेली के अलग अलग टुकड़े हैं। इस पहेली का पहला टुकड़ा है हमारी हिमालय पर्वत श्रृंखला। भूगर्भीय रूप से एकदम युवा और बनावट के लिहाज से वलित यानी पूरी तरह से फोल्डेड। भारत की उत्तरी सीमा पर मुकुट की तरह सजी ये पर्वत श्रृंखला कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक ये पूरे 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैली है और इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर से लेकर अरुणाचल तक आते आते 150 किलोमीटर रह जाती है। अब अगर हम इसे उत्तर से दक्षिण की ओर देखें तो ये 3 साफ हिस्सों में बटी है। सबसे ऊपर है हिमाद्री या महान हिमालय, जहाँ की चोटियां औसतन 6000 मीटर ऊंची हैं। उसके ठीक नीचे आता है हिमाचल या निम्न हिमालय, जिसकी ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर के बीच है। और सबसे बाहरी श्रृंखला है शिवालिक, जो करीब 900 से 1100 मीटर ऊंची है। अब इन ऊंचे पहाड़ों से थोड़ा नीचे उतरते हैं और आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, उत्तरी मैदान। इसे आप जलोढ़ मिट्टी से बना एक विशाल अन्न भंडार कह सकते हैं। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी महान नदियों और उनकी सहायक नदियों ने मिलकर इस मैदान को बनाया है। करीब 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला ये इलाका बेहद उपजाऊ और घनी आबादी वाला है। पहाड़ों से नीचे आते हुए इस समतल मैदान को हम स्थलाकृति के हिसाब से 4 बहुत ही दिलचस्प हिस्सों में समझ सकते हैं। सबसे पहले नदियां कंकड़ पत्थरों की एक पट्टी बनाती हैं, जिसे भाभर कहते हैं। इसके ठीक बाद एक नम और दलदली इलाका आता है, जिसे तराई कहा जाता है। फिर आती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बनी ऊंची जगह, जो भांगर कहलाती है। और बिल्कुल आखिर में नदियों के बाढ़ वाले मैदानों की एकदम नई और उपजाऊ मिट्टी, जिसे हम खादर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये भौगोलिक कहानी और क्या मोड़ लेती है। हमारा तीसरा खंड है प्रायद्वीपीय पठार। ये कोई आम जमीन नहीं है। असल में उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित ये पठार पृथ्वी की सतह का सबसे प्राचीन भाग है। पुराने गोंडवाना लैंड के टूटने और खिसकने से बना ये एक मेज के आकार का भूभाग है। पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बने इस विशाल पठार को हम मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांटते हैं। नर्मदा नदी के उत्तर में मालवा पठार का जो बड़ा हिस्सा है वो है मध्य उच्चभूमि, और नर्मदा के दक्षिण में जो त्रिभुज के आकार का इलाका है वो है दक्कन का पठार। इसी दक्कन के पठार में आपको दक्कन ट्रैप नाम का काली मिट्टी का क्षेत्र भी मिलेगा, जो सदियों पुरानी ज्वालामुखीय गतिविधियों का नतीजा है। हरे भरे मैदानों और कठोर पठारों के बाद अब रुख करते हैं अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी किनारे का। हमारा चौथा खंड भारतीय मरुस्थल यानी थार का रेगिस्तान। ये इलाका अपने आप में एक बिल्कुल अलग दुनिया है। बालू के टीलों से ढका एक ऐसा तरंगित मैदान जहां साल भर में 150 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है। इस बेहद सूखे इलाके में लूनी ही एकमात्र बड़ी नदी है। पर यहाँ की सबसे दिलचस्प चीज क्या है पता है? बरकान। ये असल में आधे चांद के आकार वाले बालू के टीले होते हैं। हवाओं के साथ अपना आकार बदलते हुए ये बरकान पूरे थार के परिदृश्य पर छाए रहते हैं और देखने में बहुत ही अद्भुत नज़ारा पेश करते हैं। अब रेगिस्तान की उस चिलचिलाती गर्मी को थोड़ा पीछे छोड़ते हैं और चलते हैं वहां जहां समंदर की लहरें जमीन से टकराती हैं। हमारा 5वां खंड तटीय मैदान। हमारे प्रायद्वीपीय पठार के किनारों पर बसे इन पश्चिमी और पूर्वी तटों में एक बहुत ही स्पष्ट अंतर है। पश्चिमी तट, जो अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच है,
वो एक काफी संकरी पट्टी है। इसके 3 हिस्से हैं, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। लेकिन इसके बिल्कुल उलट बंगाल की खाड़ी के साथ साथ फैला हमारा पूर्वी तट बहुत ही चौड़ा और एकदम समतल है। इसके उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहते हैं। और हाँ, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील इसी पूर्वी तट की एक बेहद खूबसूरत पहचान है। और अब हमारी यात्रा का छठा और अंतिम पड़ाव, हमारे द्वीप समूह, मुख्य भूमि से काफी दूर हमारे जल क्षेत्र की रखवाली करते हुए। हमारे पास 2 बहुत ही महत्वपूर्ण द्वीप समूह हैं और दोनों एक दूसरे से काफी अलग हैं। पश्चिम में अरब सागर के अंदर है लक्षद्वीप समूह, जो छोटे छोटे कोरल या प्रवाल द्वीपों से बना है, और कावाराती इसका प्रशासनिक मुख्यालय है। वहीं दूसरी तरफ पूर्व में बंगाल की खाड़ी में है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये आकार में काफी बड़े हैं, संख्या में बहुत ज्यादा हैं और सामरिक नजरिए से बेहद अहम होने के साथ साथ पौधों और जानवरों की अद्भुत विविधता से भरे पड़े हैं। तो अब अगर हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखें तो ये सिर्फ अलग अलग परिदृश्यों का समूह नहीं लगता। उत्तर के विशाल पहाड़ों से लेकर द्वीपों के शांत तटों तक ये एक संपूर्ण, जीवंत और एक दूसरे से जुड़ी हुई मुकम्मल भौगोलिक तस्वीर है। इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि ये सभी भौतिक विभाग अलग होते हुए भी एक दूसरे के बेहतरीन पूरक हैं। जरा सोचिए, पहाड़ हमें असीमित पानी और जंगल देते हैं। उत्तरी मैदान हमारे अन्न के भंडार हैं जो करोड़ों लोगों का पेट भरते हैं, और वो प्राचीन पठार, वो बहुमूल्य खनिजों का खजाना है। ये सब मिलकर इस देश को प्राकृतिक संसाधनों के मामले में अविश्वसनीय रूप से समृद्ध बनाते हैं। लेकिन प्रकृति का ये पूरा तंत्र एक बेहद नाजुक संतुलन पर टिका है। तो जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। जब ये सभी हिस्से एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के इतने सटीक पूरक हैं, तो अगर इनमें से किसी एक भी हिस्से में जलवायु परिवर्तन होता है तो क्या वो पूरे देश की व्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित नहीं करेगा? इस जरूरी सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।